हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस स्पेक्ट्रल एनालिसिस ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर। इसमें हम लोग यूनिट 4 देख रहे हैं, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे GCAAS टेक्निक के बारे में। और हम यहाँ पे देखेंगे इसका प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस। तो टॉपिक सभी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए फटाफट कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ लेक्चर में बने रहिएगा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में GCMS टेक्निक के बारे में देखा था, है ना, जहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ कंबाइंड होकर पढ़े थे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे GCAAS, जहाँ पे इसका फुल फॉर्म बनता है, GC का मतलब गैस क्रोमेटोग्राफिक एंड AAS का फुल फॉर्म है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। तो यहाँ पे दो टेक्निक फिर से मिलके बने हुए हैं, पहला गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक और दूसरा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। इन दोनों ही टेक्निक को कंबाइन करके यहाँ पे एक साथ हमें पढ़ना है GCAAS के नाम से। ओके, तो इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि GCAAS इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ GC विद AAS टेक्निक। ऑब्वियसली सिंपल सा बात है कि यहाँ पे जो ये वर्ड है ये आपके दो टेक्निक से मिलके बना है। पहला आपका है गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक और दूसरा आपका यहाँ पे आता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक। ठीक है, इन दो चीज़ों से मिलके ये बना हुआ है। तो गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक क्या करता है, तो कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि गैस क्रोमेटोग्राफी क्या करता है, जो भी हमारे पास मिक्सचर होते हैं उसमें से इंडिविजुअली कंपोनेंट को सेपरेट आउट करता है। ठीक है, गैस ये होता है हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर। और दूसरा यहाँ पे टेक्निक जो है वो है हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। यहाँ पे क्या करता है, तो यहाँ पे एक्चुअल में होता है मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनोमेटेलिक इन वेरियस सैंपल। अब ये जो यहाँ पे अलग अलग हमें कंपोनेंट्स मिलेंगे, है ना, उस कंपोनेंट्स के अंदर किस किस टाइप के आपके ऑर्गेनोमेटेलिक प्रेजेंट है और क्या उसका कंसंट्रेशन है, उसको ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक सेपरेशन टेक्निक है। ठीक है, जो कि मिक्सचर जो सैंपल हमारा होता है, जो मिक्सचर सैंपल होता है, वहाँ से अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट आउट करता है। और फिर ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री के हेल्प से हम उस अलग अलग कंपोनेंट के अंदर जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट है उनके कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री कंसंट्रेशन ऑफ द मेटेलिक कंपाउंड बताता है। ओके, और गैस क्रोमेटोग्राफी हमारा सेपरेशन करता है, सेपरेट आउट द कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। ये दो पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग देखते हैं GCAAS का क्या होगा। तो कह रहा है कि GCAAS फुल फॉर्म आपको पता है, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री इज अ हाइफिनेटेड एनालिटिकल टेक्निक। हाइफिनेटेड मतलब हाइब्रिड, आप कह सकते हैं एक साथ जुड़ा हुआ एक एनालिटिकल टेक्निक है दैट कंबाइन द सेपरेशन एबिलिटी ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, जो कि आपका कंबाइन करता है गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को, जिसके की एबिलिटी है सेपरेशन, है ना, मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट करना, विद द एलिमेंट स्पेसिफिक डिटेक्शन कैपेबिलिटी ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और दूसरा किसके साथ ये कंबाइन है, तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के साथ कंबाइंड है, जो कि आपका क्या करता है, एलिमेंट स्पेसिफिक डिटेक्शन करता है। ठीक है, जो भी आपका एलिमेंट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उसके कंसंट्रेशन को मेजर करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर डेफिनेशन। अब हम देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द GCAAS। इस डायग्राम में स्टूडेंट अभी हम लोगों ने सेपरेटली दोनों टेक्निक को बनाया है। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफिक जो है यहाँ पे अलग बना हुआ है और हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री का जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है उसे हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अभी हम लोग इंडिविजुअल देख रहे हैं, फिर साथ में इन्हें कंबाइन करके भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमें चूंकि एक साथ पढ़ना है, GCAAS के नाम से है ना, तो कंबाइंड भी हमें पढ़ना है। तो पहले हम लोग इंडिविजुअली समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका कंबाइंड डायग्राम भी देखेंगे। ओके, तो ये वाला ब्लू वाला जो बना हुआ है पोर्सन, ये हमारा किसका है, गैस क्रोमेटोग्राफी का है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि GC हमारा जो था वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से कनेक्टेड था। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। ये हमारा कैरियर गैस सिलेंडर है, इसमें हमारा गैस भरा रहता है, लाइक हीलियम वगैरह हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ये गैसेज इसमें भरे होते हैं। ये यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है, जो कि यहाँ से जो भी गैस निकल रहा है उसके फ्लो रेट को कंट्रोल करता है। ओके, फिर यहाँ पे आता है हमारा सैंपल इंजेक्टर, जिसमें से हमें जो मिक्सचर है, हमारा सैंपल है हमारा, उसमें इसमें हम लोग फिल कर देते हैं और यहाँ से सिंगल कंपोनेंट को सेपरेट आउट करता है। ठीक है, ये सैंपल इंजेक्टर जो होता है वो हमारे एक ओवन लाइक स्ट्रक्चर में फिटेड रहता है और यहाँ पे हमारा बना रहता है कॉलम। ये कॉलम है स्टूडेंट। ठीक है, ये जो ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर गया है, ये क्या है, हमारा कॉलम है। ओके, कॉलम जाके आपका अटैच होता है डिटेक्टर से, एंड डिटेक्टर आपका अटैच होता है जो भी आपका
डेटा सिस्टम वाला हो, ठीक है, यानी कंप्यूटर सिस्टम हो जहाँ पे हमें स्पेक्ट्रा वगैरह देखने को मिलती है। तो ये होता है हमारा जीसी क्रोमेटोग्राफी। इसमें आपको पता है कि ये जो कैरियर गैस है ये एज ए मोबाइल फेस हमारा काम करता है, और ये जो कॉलम है इसी कॉलम के ऊपर स्टेशनरी फ्रेज हमारा लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो कि सैंपल को ईजिली अपना सेपरेट आउट करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है बहुत डिटेल में, ठीक है। और दूसरा हमारा यहाँ पे आता है अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो यहाँ इसका इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हॉलो कैथोड लैंप, जो कि एक रेडिएशन सोर्स है हमारा। मेनली हम यहाँ पे इसे दिखा सकते हैं कि ये एक रेडिएशन सोर्स है, और जो रेडिएशन सोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे स्पेशली हमने हॉलो कैथोड लैंप यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये एक टाइप का क्या है, रेडिएशन सोर्स है, ओके। ये हमारा रेडिएशन सोर्स हो गया। फिर रेडिएशन सोर्स हमारा जो है, देखिए रेडिएशन सोर्स से यहाँ पे जो भी रेडिएशन निकलेगा यहाँ पे चॉपर रहता है, ठीक है, उस रेडिएशन सोर्स को क्या करता है, चॉप करता है, ठीक है। फिर यहाँ से ये रेडिएशन हमारा यहाँ फ्लेम पे जाएगा, और ये जो फ्लेम है हमारा है ना, ये जो बर्नर है हमारा, ये देखिए नीचे कनेक्टेड है, आपका एटमाइजर कह सकते हैं या फिर नेबुलाइजर कह सकते हैं, जो कि आपका सैंपल से कनेक्टेड है, यानी सैंपल हमारा यहाँ पे भरा रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे कंपोनेंट हमने मान लीजिए सेपरेट आउट किया जीसी को अप्लाई करके, ठीक है, उन इंडिविजुअल सैंपल को यहाँ पे हम रखते हैं। ये सैंपल हमारा एटमाइजर, इसको एटमाइजर भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सैंपल जाएगा, और अब ये सैंपल जो है फ्लेम के थ्रू यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। मान लीजिए सैंपल के पार्टिकल्स यहाँ पे पहुँचे, अब क्या होगा, ये रेडिएशन और ये फ्लेम से इंटरेक्ट करेगा, देन फिर ये जो रेडिएशन है मोनोक्रोमेटर से पास करेगा, देन ये लेंस से पास करता है। लेंस जो है फिर यहाँ से सिंगल रे के वे में डिटेक्टर के पास जाएगा, और डिटेक्टर से हमारा फिर कंप्यूटर तक वो जाता है और डेटा हमें मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है एक तरीके से, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन काफ़ी ईजी है। आप यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी का अलग से दिखा सकते हैं, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री का यहाँ पे अलग से दिखा दिए। अब यहाँ पे आप समझ गए कि किस तरीके से होता है ना। अब हम इसे कंबाइन करके भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें GCAS के अंदर दो इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल रहा है। एक तो जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी वाले को परफॉर्म करेगा इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो कंपोनेंट हमारे होते हैं वो है कैरियर गैस, हमने देखा, जो कि हीलियम वगैरह रखा रहता है, ठीक है। ये एज ए मोबाइल फेज वर्क करता है। यहाँ पे फ्लो रेगुलेटर हमने देखा, इंजेक्शन डिवाइस देखा, कॉलम और डिटेक्टर देखा हमने, ठीक है। ये होता है गैस क्रोमेटोग्राफी का पार्ट। और दूसरा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री का पार्ट, जहाँ पे हम देख रहे हैं एटमाइजर होता है, ठीक है, रेडिएशन सोर्स होता है जिसमें हम लोग स्पेशली कौन सा यूज करते हैं, हॉलो कैथोड लैंप यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटर होता है, डिटेक्टर होता है, और डेटा सिस्टम होता है। तो हम इन सभी इंस्ट्रूमेंटेशन को आगे अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो बहुत ईजी इसका प्रिंसिपल है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा डेफिनेशन वगैरह में, सेम वही चीज़ प्रिंसिपल हमारा कहता है, ठीक है। कह रहा है कि GCAS वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल कंपाउंड्स, यानी पहले तो ये सेपरेशन वाले प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जो कि हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी से परफॉर्म करते हैं, फॉलोड बाय द डिटेक्शन ऑफ मेटल्स थ्रू एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, और फिर हम लोग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हम लोग मेटल्स का डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, बहुत ईजी है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे कंबाइंड स्ट्रक्चर देखते हैं, GCAS इंस्ट्रूमेंटेशन को यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा कंबाइंड स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पे हमारा GC और AAS जो है, ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको देखिए पता चल रहा होगा कि ये हमारा कैरियर गैस सिलेंडर हो गया, रेगुलेटर है, इन सैंपल इंजेक्टर है ना, कॉलम है, ठीक है, ओवन लाइक स्ट्रक्चर। ये इतना जो पोर्शन है ये हमारा किसका हो गया, गैस क्रोमेटोग्राफी का हो गया, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे आगे चल के कनेक्ट है, ठीक है, डिटेक्टर आपका यहाँ पे रेडिएशन सोर्स वगैरह से कनेक्ट है, ठीक है, जैसा हमने देखा उस तरीके से हमने यहाँ पे बना दिया है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत जगह पे हमने इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को देखा, सेम यही चीज़ें हर जगह अवेलेबल हैं, तो यही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका GC आपका कनेक्ट हो गया AAS से, ठीक है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा सैंपल है, ठीक है, यहाँ से हमने डिटेक्ट किया। अब हम सैंपल को यहाँ पे रखेंगे, और सैंपल धीरे धीरे एटमाइजर से होते हुए, एटमाइजर में क्या होता है, जो सैंपल हमारा है, ठीक है, वो यहाँ पे एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एटमाइजर क्या करता है,
उन मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसको एटमाइजर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, अब यहाँ से जो भी हमारे सैंपल्स में एटम्स थे, अब ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ये फ्लेम वाला पोर्शन हो गया, फ्लेम पे आएगा और रेडिएशन सोर्स यहाँ पे पड़ेगा। ओके, फाइनली यहाँ से ये रेडिएशन सोर्स आगे पास होता जाएगा। कुछ रेडिएशन सोर्स ये जो हमारे एटम्स है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ हमारा ट्रांसमिट हो जाता है। इन्हीं की रीडिंग से हम लोग स्पेक्ट्रा वगैरह देखते हैं और कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ जो भी एटम्स हैं यहाँ पे कुछ रेडिएशन सोर्स को एब्जॉर्ब करने, कुछ यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया, तो उसी की वेवलेंथ को हम लोग यहाँ पे रीडिंग करते हैं, डिटेक्टर तक जाता है, देन एम्पलीफायर से उसकी रीडिंग को और एम्पलीफाई करते हैं और सिग्नल प्रोसेसर को यहाँ पे हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा GCAAS इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है वर्क करता है। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट हैं उन्हें थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि हमने देखा GC का पार्ट है ये, है ना, कैरियर गैस कहाँ था, GC में था। कैरियर गैस क्या होता है, कह रहा है कि इट इज़ सर्व्ड एज ए मोबाइल फेज। मैंने पहले भी बताया आपको कि जो आपके सिलेंडर के अंदर जो कैरियर गैस है वो आपका एज ए मोबाइल फेज काम करता है। हम लोगों ने गैस क्रोमेटोग्राफी में ऑलरेडी पढ़ा था, है ना स्टूडेंट, कि वहाँ पे 2 फेज आते हैं, एक मोबाइल फेज, एक स्टेशनरी फेज। तो जो यहाँ पे कैरियर गैस है वो हमारा मोबाइल फेज है। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि हमारा स्टेशनरी फेज कहाँ पे है। अगर हम पढ़ रहे हैं गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है तो स्टेशनरी फेज कहाँ पे है अभी मैंने बताया, ठीक है, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में फिर से बताना है। ओके, तो कैरियर गैस हमारा क्या हो गया, मोबाइल फेज हो गया। सप्लाइड इन द स्टील टैंक अंडर हाई प्रेशर, और ये फिर हमारे उस जो ओवन लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। ठीक है, यूजली नाइट्रोजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन आर यूज्ड। यहाँ पे जो कैरियर गैस यूज होता है वो जनरली हमारा कौन सा होता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, या फिर हाइड्रो सॉरी स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा आपका कैरियर गैस हो गया। ठीक, इट शुड बी इनर्ट विथ रिस्पेक्ट टू सैंपल कंपोनेंट, और ये आपका इनर्ट नेचर का होना चाहिए, सैंपल के साथ इसका नेचर मिलता जुलता रहना चाहिए, है ना, ऐसा ना हो कि सैंपल के साथ इसका नेचर ना मिले। ठीक है, तो ये कैसा होना चाहिए, नेचर में इनर्ट होना चाहिए। तो ये हो गया कैरियर गैस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं फ्लो रेगुलेटर के बारे में, या फिर जिसे फ्लो मीटर कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि गैस सप्लाई इज रेगुलेटेड टू द करेक्ट प्रेशर एंड देन फेड टू द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो गैस हमारा कैरियर गैस है, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, इसको हम लोग रेगुलेट करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि जितना मन किया आप वहाँ पे गैस को फ्लो करा देंगे। ठीक है, हम उसको एक करेक्ट प्रेशर के साथ उसको इंस्ट्रूमेंट के अंदर पास कराते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा फ्लो रेगुलेटर वहाँ पे लगा रहता है। कह रहा है कि 2 डिवाइसेस आर जनरली यूज्ड। यहाँ पे फ्लो रेगुलेटर की जगह मतलब जो 2 टाइप्स के रेगुलेटर यूज होते हैं उसमें एक होता है रोटामीटर और दूसरा है आपका सोप बबल मीटर। ठीक है, रोटामीटर कह रहा है कि अ डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ गैसेज। ये आपका मेजर करता है कि किस फ्लो रेट के साथ गैस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये इसका किसका काम है, रोटामीटर का। और दूसरा होता है हमारा सोप बबल मीटर। इट इज़ यूज फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ गैस फ्लो रेट, और ये बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करता है कि गैस फ्लो रेट क्या है। तो ये 2 तरीके के डिवाइसेस हैं जो कि हमारे एज अ फ्लो रेगुलेटर यूज किए जाते हैं GC के अंदर। थर्ड जो डिवाइस है हमारे GC पार्ट के अंदर वो है इंजेक्शन डिवाइस। हमने देखा था जहाँ से सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है उसकी बात कर रहा है ना। कह रहा है कि इट इज स्मॉल चैम्बर स्लाइटली अबव द कॉलम। अभी हमने देखा कि कॉलम के थोड़ा सा ऊपर है ना, ऐसे कॉलम हमारा बना हुआ था जहाँ पे ऐसे 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 करके हमारा क्या था, कॉलम है। तो ये कॉलम के जस्ट ऊपर यहाँ पे रहता है सैंपल इंजेक्टर। ओके, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, सैंपल इंजेक्टर कुछ इस तरीके से रहता है स्टूडेंट। कह रहा है कि द सैंपल इज इंजेक्टेड इनटू अ स्ट्रीम ऑफ इनर्ट गैस बाय यूजिंग अ माइक्रो सिरिंज। यहाँ पे एक माइक्रो सिरिंज होता है, उसी की हेल्प से सैंपल को अंदर साइड इंजेक्ट किया जाता है। ओके, यहाँ पे गैस भी आएगा, कैरियर गैस यहाँ से मिलेगा और सैंपल, ये दोनों ही आपका कॉलम के पास जाते हैं। ठीक है, जो इंजेक्टर टाइप्स होते हैं उसे भी देख लेते हैं। तो कह रहा है कि स्प्लिट और स्प्लिटलेस इंजेक्टर यूज किए जाते हैं। ओके, या फिर लार्ज वॉल्यूम ऑन कॉलम इंजेक्टर या फिर पैक्ड कॉलम इंजेक्टर, ये यूज किए जाते हैं। ये आपके इंजेक्शन डिवाइसेस के टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारा है वहाँ पे कंपोनेंट कॉलम। ओके, कॉलम हमारा, कॉलम आर मेड अप ऑफ ग्लास एंड स्टेनलेस स्टील। कॉलम आप पकड़ रहे होंगे क्या होता है, ये जो ओवन लाइक स्ट्रक्चर था स्टूडेंट अभी हमने देखा था, इसमें जो ये स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, यही हमारा क्या है, कॉलम। तो ये कॉलम किसका बना होता है, कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील का होता है। ठीक है, या फिर ग्लास का बना हो सकता है। वेयर द क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द सैंपल अकर्स, और यहीं पे क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अच्छा पॉइंट से पहले अब आपको मैं बता दूं कि अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि गैस क्रोमेटोग्राफी में 2 फेज होते हैं, पहला
मोबाइल फेज, दूसरा आपका स्टेशनरी फेज। तो मोबाइल फेज तो हमारा कैरियर गैस था। तो जो स्टेशनरी फेज मैंने पूछा था क्वेश्चन कि ये कहाँ पे होता है, तो देखिए इसी कॉलम के ऊपर अप्लाई किया जाता है। जो भी हमारा स्टेशनरी फेज होता है उसको हम लोग इस कॉलम के ऊपर अप्लाई किए रहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इट इज कोटेड विद अ स्टेशनरी फेज। देखिए यहाँ पे हमें वो चीज़ मिल भी गया कि कॉलम के ऊपर हम लोग स्टेशनरी फेज को कोट किए रहते हैं, विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस द सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड, जो कि हमारा बहुत हेल्प करता है कंपाउंड को सेपरेट आउट करने में, ठीक है। अब कॉलम की बात करें तो ये कॉलम भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा कैपिलरी कॉलम और दूसरा होता है पैक्ड कॉलम। तो कैपिलरी कॉलम क्या होता है, कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूबिंग। यहाँ पे जो एक्चुअली कैपिलरी ट्यूब होता है वो लॉन्ग कैपिलरी फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसका जो लेंथ होता है वो 30 to 90 मीटर होता है, ओके। स्टेशनरी फेज कोटेड ऑन देयर इनर वॉल, और इन्हीं के इनर वॉल पे स्टेशनरी फेज जो होता है वो कोट किया जाता है। हाई रिजोल्यूशन एंड एफिशिएंसी, ये हाई रिजोल्यूशन भी हमें देता है, ओके। जबकि पैक्ड कॉलम क्या होता है, तो कह रहा है कि मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, ग्लास और कॉपर। ये जो होता है आपका स्टेनलेस स्टील का या फिर ग्लास या कॉपर का बना होता है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लेस कॉमनली यूज्ड, ये थोड़ा कम यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू कैपिलरी कॉलम। हैविंग डायमीटर ऑफ 2 to 3 mm, ओके। इसका डायमीटर जो होता है 2 से 3 mm होता है, मिलीमीटर होता है, एंड लेंथ ऑफ 0.5 to 10 मीटर। और इसकी लेंथ भी कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू कैपिलरी की बात करें तो कम होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपिलरी कॉलम और दूसरा हो गया हमारा पैक्ड कॉलम। ऊपर हमने जो 4 कंपोनेंट पढ़े वो जीसी के थे, है ना। जो भी इंस्ट्रूमेंट के पार्ट अभी हमने 4 इंस्ट्रूमेंट के पार्ट पढ़े वो जीसी के अंदर आता है, गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर आता है, ठीक है। अब ये 5वां यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है लाइट सोर्स, ये हमारा आ जाएगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री के पार्ट में, ओके। तो लाइट सोर्स हमारा कहाँ होता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री का पार्ट है, ठीक है। कह रहा है कि द 2 मोस्ट कॉमन लाइट सोर्स यूज्ड इन AASR, यहाँ पे 2 मोस्ट कॉमनली लाइट सोर्स यूज किए जाते हैं, इसे रेडिएशन सोर्स भी कहा जा सकता है। पहला आपका होता है हॉलो कैथोड लैम्प, ठीक है। हॉलो कैथोड लैम्प क्या होता है, तो ये फर्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपका लाइट सोर्स है। Hollow cathode lamp is an excellent bright light source for most of the element determined by atomic absorption। तो ये आपका मोस्ट कॉमन है जो कि बहुत एक्सीलेंट ब्राइट लाइट सोर्स माना जाता है, ठीक है। इट कंटेन अ टंगस्टन एनोड, ठीक है, यानी कि हॉलो कैथोड लैम्प की बात करें तो यहाँ पे टंगस्टन एनोड होता है एंड अ हॉलो सिलेंड्रिकल कैथोड। चूँकि कैथोड यहाँ पे हॉलो सिलेंड्रिकल शेप का होता है इसीलिए इसको हॉलो कैथोड लैम्प कहते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटरमाइन, ये मेनली उसी जो मेटल ऑफ इंटरेस्ट होता है ना उसी का ये कैथोड बना होता है। ये जो हॉलो सिलेंड्रिकल कैथोड है ये उसी एलिमेंट का बना होगा जिस एलिमेंट को हमें डिटरमाइन करना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। एनोड तो आपका टंगस्टन का बना हुआ है लेकिन कैथोड वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा मेटल ऑफ इंटरेस्ट का बना रहेगा, ठीक है। जैसे अगर हमें सोडियम डिटरमाइन करना है तो जो ये कैथोड है वो सोडियम का ही बना रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दीज आर सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ एन इनर्ट गैस, और ये जो है एक ग्लास ट्यूब के अंदर फील्ड होते हैं। ये एनोड और कैथोड जो है एक ट्यूब के अंदर फील्ड होते हैं जिसके अंदर नियॉन या ऑर्गन जैसे गैसेस फील्ड होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मोस्ट कॉमन आपका लाइट सोर्स है या रेडिएशन सोर्स है वो है हमारा इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप। यानी देखिए नाम से ही पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड लेस है यानी इलेक्ट्रोड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप भी यूज होता है हमारा। कह रहा है कि हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्स यूज्ड इन AAS मतलब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री में ये हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्स की तरीके से यूज किया जाता है, ओके। नो इलेक्ट्रोड आर प्रेजेंट, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक्साइटेशन अकर बाय रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव एनर्जी, यहाँ पे जो रेडिएशन हमें मिलता है, ठीक है, यहाँ पे जो कंपाउंड का एक्साइटेशन कराया जाता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव के हेल्प से कराया जाता है या फिर माइक्रोवेव एनर्जी के हेल्प से कराया जाता है, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग एंड शार्प कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रल लाइन्स, और ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग और शार्प कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रल लाइन हमें प्रोड्यूस कराता है। गिविंग हाई सेंसिटिविटी देन हॉलो कैथोड लैंप, मतलब कि यहाँ पे जो भी हमें मिल रहा है वो हायर सेंसिटिव के साथ मिलता है एज कम्पेयर टू हॉलो कैथोड लैंप के, ठीक है। तो ये 2 आपके रेडिएशन सोर्स थे, ठीक है। पहला आपका हॉलो कैथोड लैंप और दूसरा इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके AAS के अंदर वो है एटमाइजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कह रहा है कि एन एटमाइजर कन्वर्ट द सैंपल इनटू फ्री गैसियस एटम। जो भी हमारा सैंपल है ना, अभी हमने जो भी सैंपल को जीसी के हेल्प से अलग किया, ठीक है, तो उसमें से जो भी सैंपल है हमारा उसको किस में ये कन्वर्ट करता है एटमाइजर, फ्री गैसियस एटम में कन्वर्ट करता है। दिस इज डन बाय एक्सपोजिंग द एनालाइट टू हाई टेम्परेचर इन अ फ्लेम। और ये कैसे होता है, जो भी हमारा एनालाइट है ना, जो भी सैंपल में से हमारा गैसियस एटम निकला है उसको हम लोग क्या करते हैं, हाई
हाई टेम्परेचर में उसको एक्सपोज करते हैं, ठीक है। बहुत हाई टेम्परेचर वाला फ्लेम होता है वहाँ पे एक्सपोज करते हैं, ठीक है, जिससे कि ये क्या होता है, हमारा जो भी सैंपल होता है वो फ्री गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो अलग अलग टाइप्स के एटमाइज़र जो होते हैं, एटोमाइज़र वो यूज होते हैं, ओके। पहला हमारा फ्लेम एटोमाइज़र और दूसरा है नॉन फ्लेम एटोमाइज़र। फ्लेम एटोमाइज़र क्या होता है, कह रहा है कि यूजेज अ फ्लेम, यानी जहाँ पे फ्लेम का यूज करेंगे वो हो जाएगा हमारा फ्लेम एटोमाइज़र, ठीक है। टू कन्वर्ट द सैंपल इनटू द फ्री एटम्स, जब सैंपल को फ्री एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फ्लेम का यूज करेंगे तो उसे बोलेंगे फ्लेम एटोमाइज़र। इसका एग्जांपल है टोटल कंजम्पशन बर्नर, ठीक है। इस बर्नर को हम लोग एज ए फ्लेम एटोमाइज़र यूज करते हैं। और दूसरा हमारा होता है नॉन फ्लेम एटोमाइज़र, ओके, यानी कि यूजेज अल्टरनेटिव हीटिंग सोर्स। यहाँ पे कोई फ्लेम नहीं यूज करेंगे हम लोग, बल्कि कोई अल्टरनेटिव हीटिंग सोर्स को हम लोग यूज करते हैं, लाइक ग्रेफाइट फर्नेस हो गया या फिर इलेक्ट्रोथर्मल डिवाइस हो गया, इनको यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग किसी फ्लेम का यूज नहीं करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन फ्लेम एटोमाइज़र, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 7th जो हमारा कंपोनेंट है, ये भी हमारा आज का ही पार्ट है, मोनोक्रोमेटर, ठीक है। मोनोक्रोमेटर को हम लोग जानते हैं ये क्या काम करता है, जो भी हमारा लाइट सिग्नल वगैरह होता है ना, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और मोनोक्रोमेटर इज यूज टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज एब्जॉर्ब बाय द सैंपल एंड टू एक्सक्लूड अदर वेवलेंथ, ठीक है। तो ये जो भी स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है उसे सेलेक्ट करता है हमारा, ठीक है। वो लाइट सिग्नल को आपको फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे डिटेक्टर के पास भेज देता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मेन मोनोक्रोमेटर यूज किए जाते हैं वो आपका क्या होता है, सॉरी डिटेक्टर का यूज मैंने बता दिया, दिमाग में डिटेक्टर चल रहा था स्टूडेंट। ये मोनोक्रोमेटर है ना, मोनोक्रोमेटर का काम होता है जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट होता है उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और फिर इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को डिटेक्टर तक भेजता है, ओके। और डिटेक्टर का काम हमारे होता है कि जो भी ये सिग्नल जा रहा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ओके। सॉरी टू से फिर से एक बार समझ लीजिए, जो मोनोक्रोमेटर होता है वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को या पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन को मोनोक्रोमेटिक में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो मोनोक्रोमेटर यूज होता है वो हमारे जनरली प्रिज्म मोनोक्रोमेटर होते हैं या फिर ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर होते हैं, है ना, इस तरीके का होता है, ठीक है। अगर बहुत ढेर सारे ऐसे लाइट यहाँ से मान लीजिए ऐसे जा रहा है तो ये क्या करेगा, ये जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट जा रहा है उन्हें एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर दिखाया है यही हमारा एज अ मोनोक्रोमेटर यूज होता है, ठीक है। ये प्रिज्म भी हो सकता है, ये ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर भी हो सकता है। फाइनली 8th कंपोनेंट हमारा डिटेक्टर होता है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिटेक्टर का काम होता है टू कन्वर्ट द लाइट सिग्नल इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। ये डिटेक्टर जो हमारा होता है, अभी जो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट को पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करके भेजा मोनोक्रोमेटर, उसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, ठीक है। और उस जो लाइट सिग्नल आ रहा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इट इज़ टिपिकली अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, ठीक है। ये एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स होता है जिसके कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे मेड अप ऑफ अ ग्लास वैक्यूम ट्यूब, ये एक ग्लास वैक्यूम ट्यूब का बना होता है। इसके अंदर फोटो कैथोड होते हैं, बहुत ढेर सारे आपके डायनोड्स होते हैं और 1 एनोड होता है, ओके। फाइनली हम यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ओके। सॉरी यहाँ पे पॉइंट वाइज ऐसे कर लीजिएगा, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्वांटिटेटिव मेटल कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। तो इसका एप्लीकेशन क्या है आपका, क्वांटिटेटिव मेटल कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी मेटल का कितना कंसंट्रेशन है इसको बताता है हमारा GCAAS, ठीक है। इस टेक्निक का हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। दूसरा कहाँ पे हम लोग GCAAS का यूज करते हैं, तो कह रहा है कि एनालिसिस ऑफ लेड इन पेंट, किसी पेंट के अंदर लेड कंपाउंड कितना है इसका एनालिसिस करता है। नेक्स्ट कह रहा है डिटेक्ट ट्रेस मेटल पॉल्यूटेंट इन वाटर सॉयल एयर, हमारे एयर में, सॉयल में या फिर वाटर में कितना मेटल पॉल्यूटेंट है इस चीज़ को डिटेक्ट करता है, ठीक है। इस टेक्निक के हेल्प से हम लोग ये सब चीज़ें डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी हम यहाँ पे वाटर सैंपल लेंगे और फिर इसको आपके GCAAS टेक्निक के हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि इस वाटर के अंदर कितना मेटल पॉल्यूटेंट प्रेजेंट था, ठीक है। मेजर टॉक्सिक मेटल इन फूड एंड बेवरेज, किसी भी फूड या बेवरेज के अंदर लाइक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के अंदर कोई टॉक्सिक मेटल्स वगैरह है या नहीं है या किस कंसंट्रेशन में है इसका भी डिटर्मिनेशन करता है। और नेक्स्ट है हमारा डिटेक्ट मेटल इन ब्लड, यूरिन एंड टिश्यू, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर भी जो ब्लड है, हमारा जो यूरिन है या फिर टिश्यूज़ हैं, इनके अंदर कौन से मेटल कितने कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, इन चीज़ों को भी हम GCAAS टेक्निक के हेल्प से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पेज नंबर 1,
पेज नंबर 2, आई मीन सेकेंड, पेज नंबर 3rd, पेज नंबर 4th, पेज नंबर 5th, पेज नंबर 6th, लास्ट पेज। तो होप स्टूडेंट की लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।